हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोग्रामर अरशद में। आज आप सामने देख सकते हैं हम इस तरह की कुछ वेबसाइट बनाने वाले हैं। ये उसका प्रीव्यू है। ये एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट रहेगी। इसके अंदर हम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे वो टेक्नोलॉजी होगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। देखिए ये दिखेगी किस तरीके से। मोबाइल में ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये सीन रहेगा मोबाइल का और ये सीन रहेगा लैपटॉप और डेस्कटॉप यानी बिग स्क्रीन का रहेगा। तो सेटअप कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे ऐसे ही ओपन करे रहेंगे ताकि हम देख सकें हमें क्या क्या कैसे बनाना है। डेस्कटॉप पे चलते हैं। एक फोल्डर बना लीजिए, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। इसको ओपन करिए। ओपन क्या करना है, आप इसको यहाँ ड्रैग कर कर अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लीजिए। तो मैं इसको सबलाइम में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड में। मैं VS कोड यूज़ करता हूँ। आप जो सभी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर इतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका कोडिंग। टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, उस काम को थोड़ा सा आसान करता है। मुझे और काम आसान करने का मतलब क्या होता है, हर चीज़ को अपनी चीज़ सूट करती है। मतलब हर किसी को अपना अपना तरीका अच्छा लगता है। तो मुझे VS कोड अच्छा लगता है, आपको कुछ और अच्छा लगता होगा, कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे खोल लिया है। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ index.html। और जो मुझे चाहिए वो एक्चुअल में मैं बना लेता हूँ। मुझे चाहिए index.html और मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ CSS के नाम से। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ main.css की। और मुझे एक और फोल्डर चाहिए JS का, तो JS बना लेता हूँ। इस JS के अंदर मुझे चाहिए main.js। ठीक है, ये मैंने बना लिया। एक फ़ोल्डर मैं और बना लूँगा इमेजेस का। इसके अंदर मैं अभी बाद में इमेजेस रख दूँगा। तो मुझे इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब मुझे कोडिंग करनी है। तो भाई देखिए कोडिंग का क्या सीन होता है। स्ट्रक्चर आपको बनाना है HTML से, स्टाइलिंग करनी है आपको CSS से, और जो आपको बिहेवियर जोड़ना है वो आपको जोड़ना है जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट से हम क्या बिहेवियर जोड़ देंगे इसमें, वो आप जावास्क्रिप्ट में देख लीजिएगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो HTML में जाते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर इसमें VS कोड में टाइप करने का बहुत आसान तरीका, आप एक्सक्लेमेशन साइन दीजिए और टैब मार दीजिए। टाइटल दे दीजिए कुछ भी। मैंने दे दिया प्रैक्टिस, या आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट दे दीजिए। चीज़ों को इजी रखता हूँ मैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ मैं, सिंपल इसको दे देता हूँ वेबसाइट। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। क्या करना है, हमें फाइलें लिंक कर लेनी है। सबसे पहले CSS के अंदर जाके main.css, उसके बाद JS के अंदर जाके main.js। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है चेक हो जाएगा, ये मतलब काम करेगा। आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ये एक अच्छी चीज़ होती है। कॉपी पास्ट करूँगा और इसको ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, आपको आती ही होंगी। मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको ब्राउज़र में ओपन करूँगा, एंटर। तो देख सकते हैं अभी ये यहाँ पर ब्लैंक है अभी, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ टाइप नहीं करा है। तो अब मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने मेन प्रीव्यू पर, और यहाँ पे देखिए मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए एक नेविगेशन बार, एक यहाँ पे मेन ये हीरो कॉन्टेक्स्ट चाहिए जिसके अंदर बैकग्राउंड में इमेज हो और एक टेक्स्ट लिखा हो। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए एक सेक्शन, अबाउट सेक्शन, और फिर एक ब्लॉक सेक्शन चाहिए जो मैंने यहाँ पे बनाया है, अबाउट ब्लॉक, और तीसरा कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आता है, और उसके बाद लास्ट में फुटर। ठीक है, तो ये सेक्शंस बना लेता हूँ। सबसे पहला क्या है, हेडर बनाऊँगा मैं, HEADER हेडर। और उसके बाद एक डिव बनाऊंगा जिसको नाम दूंगा हीरो सेक्शन। ठीक है, ये हीरो रहेगा हमारा, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं याली बैकग्राउंड की इमेज है। ओके, उसके बाद मुझे सेक्शंस बनाने हैं। तो एक सेक्शन, इसका नाम दे देता हूँ मैं ABOT अबाउट। उसके बाद एक और सेक्शन, इसका नाम दे देता हूँ ब्लॉक। और उसके बाद लास्ट मतलब तीसरा सेक्शन जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें बनाना है फुटर। ये हमारे सेक्शंस हैं। अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या क्या बनाना है। सबसे पहले आते हैं हेडर के अंदर। हेडर के अंदर मुझे एक अपना ब्रांड लोगो ना बनाना है यहाँ पर, और फिर एक नेविगेशन बार बनाना है। ठीक है, देखिए मैं स्टाइलिंग के लिए ज़्यादातर क्या करता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स से रेस्पॉन्सिव बनाना बाद में आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं कि जिस तरह से हमें स्टाइलिंग आराम से हो जाए। तो सबसे पहले एक डिव बनाऊँगा, इसको दे दूँगा
ब्रांड, और इसके अंदर रख देता हूँ मैं हमारा H2, और इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ अपने ब्रांड का नाम, कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया ये। उसके बाद मुझे चाहिए नैव बार, तो नैव बार के लिए नैव के अंदर हम यूएल बनाते हैं, यूएल के अंदर एल के अंदर ए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि होम, 4 लिंक चाहिए मुझे, होम की, ABUT अबाउट की, और मुझे चाहिए ब्लॉग की और कॉन्टैक्ट अस की। ये सारी चीज़ें हो गई। मैं इसको लिंक कर लेता हूँ ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इनके, देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये स्मूथली स्क्रॉल होकर अबाउट वाले सेक्शन पे पहुँच जाएगा। ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो ये स्मूथली स्क्रॉल होकर ब्लॉग वाले सेक्शन में पहुँच जाएगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे करा है, ये सिंपल इसको कहते हैं बुकमार्क बनाना। तो आप देखिए जो मैंने आईडी दी हुई है यहाँ पर, इन आईडी को यहाँ पर कॉल कर दूंगा। तो जो अबाउट की आईडी दी है उसको अबाउट दे देता हूँ, ब्लॉग की आईडी को ब्लॉग दे देता हूँ, और कॉन्टैक्ट की आईडी को कॉन्टैक्ट दे देता हूँ। ठीक है, यही आईडी आपको यहाँ पर एंकर टैग के हैरप का वो बनाना है, वैल्यू बनानी है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो आगे की कोडिंग करने से पहले हम चलते हैं स्टाइलिंग की तरफ और कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो main.css पे चलते हैं। स्टाइलिंग करने से पहले मेरा कुछ एक सिस्टम होता है कि मैं कुछ CSS के रीसेट्स लिख लेता हूँ। तो वो आप चाहे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी होता है रीसेट्स बनाना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और रीसेट बना लेता हूँ। जैसे कि सारे एलिमेंट को मैं सेलेक्ट करके और उनकी मार्जिन को नन कर देता हूँ, उनके पैडिंग्स को 0 कर देता हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मार्जिन पैडिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बॉर्डर बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। और मैं फोकस को सेलेक्ट करता हूँ ताकि जो इनपुट एलिमेंट अगर मैं बनाऊँ तो उस पर जो फोकस करने पर आउटलाइन आती है उनको मैं नन कर देता हूँ, और बॉक्स शैडो को नन कर देता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ कि भाई देखिए बाय डिफ़ॉल्ट किसी पे मुझे फोकस नहीं चाहिए। जब मुझे किसी पे फोकस ऐड करना होगा तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे जाके ऐड कर लूँगा। इसलिए मुझे ये डिफ़ॉल्ट जो रहती है इसको नन कर देना। दूसरी चीज़, अगर मैं बटन बनाऊँ तो भाई बटन हम बनाते हैं इसलिए हैं ताकि उस पर क्लिक करा जा सके। तो बटन पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कर्सर होता है वो नॉर्मल कर्सर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो उसका कर्सर हो वो नॉर्मल ना हो, पॉइंटर हो, जिससे पता चले कि हाँ इस पर क्लिक किया जा सकता है। तीसरा मैं रीसेट करता हूँ ए टैग का। ए टैग में मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं अच्छा लगता है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर आकर नन कर देता हूँ ताकि बार बार मुझे हर जगह पर मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन नन ना करना पड़े। जहाँ मुझे देना होगा अपनी मर्जी से जाकर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन दे दूंगा, बाकी डिफ़ॉल्ट मुझे नहीं चाहिए। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, बुकमार्क बनाया है। तो बुकमार्क में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ हो रही है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो बहुत ही स्मूथली जा रहा है। तो ये स्मूथली बाय डिफ़ॉल्ट नहीं जाता है, इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं CSS में, जिसकी वजह से वो स्मूथली जाता है। तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है, हम HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और हम स्क्रॉल बिहेवियर को क्या कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। अब जब मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो बहुत ही स्मूथली जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना काम जो है वो रीसेट्स का हो गया। अब जाते हैं अपने हेडर के अंदर। हेडर की सबसे पहले इसको दे देते हैं विद 100%, और हमें क्या करना है, हमें देना है इसकी BG को वाइट। ओके, जैसा कि मैंने कहा मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करूँगा क्योंकि आसानी रहती है वो बनाने में, रेस्पॉन्सिव बनाने में। तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा। अब मैं पहले देखूँगा प्रीव्यू क्या आया, आप भी देखते चलिए। तो आप देखिए ये डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। और मुझे क्या करना है भाई, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि इसका जस्टिफाई कंटेंट जो है उसमें स्पेस बिटवीन हो जाए, यानी दूरी तय हो जाए। तो ये देखिए स्पेस बिटवीन देने से क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये बॉर्डर से बहुत ही मिला जुला आ रहा है। तो मुझे ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये बॉर्डर से थोड़ा सा दूर रहे। क्या रहे, कॉर्नर से दूर रहे। तो मुझे कॉर्नर से दूर देने के लिए क्या करना है, मुझे स्पेस क्रिएट करना है बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं पैडिंग का यूज़ करता हूँ। अगर बॉक्स के बाहर स्पेस क्रिएट करना है तो मार्जिन का यूज़ करिए। तो मैं काम करता हूँ भाई, मुझे टॉप बॉटम से तो स्पेस नहीं चाहिए। आप एक काम करिए, टॉप बॉटम से 0 कर दीजिए और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल दे के देखता हूँ। और मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो ये 20 पिक्सल ठीक है। 20 पिक्सल के अलावा आप एक काम करिए 40 पिक्सल कर दीजिए। ठीक है, ये 40 पिक्सल ठीक रहा। अब मैं आऊँगा अभी बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ UL को। तो मैं नैव बार के अंदर से UL को सेलेक्ट करूँगा, लिस्ट स्टाइल क्या करूँगा, नन कर दूँगा। ओके, मार्जिन पैडिंग तो मैंने वैसे भी हटा दी है। नैव के अंदर UL के अंदर जो LI है, अब देखिए लिस्ट स्टाइल नन हुआ है,
तो क्या हुआ, ये नन हो गया। मुझे चाहिए यार ये एक लाइन में दिखे, तो इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लैग्स कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन में दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूएल के एलआई को सेलेक्ट करा, मुझे ये एक लाइन में थोड़ा सा दूर दूर चाहिए, तो मैं इसमें एक काम करूँगा, मार्जिन लेफ्ट प्रोवाइड कर दूंगा। मार्जिन लेफ्ट मैंने कह दिया 10 पिक्सल, 10 पिक्सल हो गया। ठीक है, एक काम करता हूँ 15 पिक्सल दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हेडर में आता हूँ। हेडर में क्या करता हूँ, मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट क्यों दे रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा 80 पिक्सल हाइट दे दो। 80 पिक्सल हाइट देने से कोई फ़र्क नहीं पता चला। मैं काम करता हूँ, टेस्टिंग के लिए सिर्फ बॉर्डर लगाता हूँ यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड 00। तो ये हो गया हमारा हेडर की हाइट। यहाँ पे मैं आऊँगा, अलाइन आइटम्स को सेलेक्ट करूँगा, ये भी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी, और इसको सेंटर कर दूंगा। ये सेंटर करने से क्या होता है कि ये जो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। तो आप देखिए ये वर्टिकली सेंटर में आ गया है। ठीक है, 80% कुछ ज़्यादा ही हो गया है, 60 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है। ओके, एलआई के अंदर मार्जिन लेफ्ट दे दिया, ये दिख रहा है, सही दिख रहा है। फिर इसके अंदर मैं आता हूँ नैप के अंदर, यूएल के अंदर, एलआई के अंदर ए। इसके अंदर जो ए टैग है, सबसे पहले तो इसका कलर भाई आप एक काम करिए, हैज़ 1E ये आप कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। फॉन्ट फैमिली को जो है, या मैं यहीं पर आता हूँ, बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ, और बॉडी की फॉन्ट फैमिली को क्या कर देता हूँ, मैं सैंस सेरिफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बॉडी की हमारी फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको होम को एक्टिव रखूँगा और बाकियों में हावर इफेक्ट जोड़ूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नैप को सेलेक्ट करूँगा, उसके अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर ए, और इसके अंदर आवर का कंडीशन लगाऊंगा। कलर क्या करूँगा, कलर ये दे दूंगा मैं 3FB4FF, और यहाँ से रिलोड करा। अब देखिए आवर करने पर इस पर कलर आ रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ, होम को एक्टिव रखना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा index.html के अंदर, होम पे मैं एक क्लास लगाऊंगा। क्लास क्या लगाऊंगा, एक्टिव का। ठीक है, अब इसी एक्टिव क्लास को मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आऊँगा मैं नैप के अंदर, यूएल के अंदर, एलआई के अंदर ए, फिर डॉट लगाऊंगा, और मैं ये बताऊंगा, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ए के अंदर जो एक्टिव क्लास है उसके अंदर कलर लगाओ। तो उसके अंदर भी मुझे यही कलर चाहिए जो कलर इसके ऊपर है। कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, Ctrl+S करूँगा, यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा, तो आप देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसमें आ गया। ये हमारा क्लियर हो गया इतनी चीज़ें। अब नीचे बढ़ते हैं। नीचे बढ़ने से पहले ये जो बॉर्डर दिया है इसको हटा देंगे, क्योंकि ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिया है। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। हीरो के अंदर मुझे क्या देना है, ये हमारा नैव बार का एरिया क्लियर हो गया। यहाँ हीरो के अंदर सबसे पहले तो मुझे बैकग्राउंड इमेज देनी है, तो मैं हीरो को सेलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले, .hero हीरो। ठीक है, इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज। तो अब मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लानी पड़ेगी, तो मैं पहले वो ले आता हूँ। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कुछ इमेजेस कॉपी कर कर अपने इमेज के फोल्डर के अंदर रख लाया हूँ। अब इसके ऊपर मैं काम करूँगा। तो मुझे चाहिए बैकग्राउंड इमेज। मैंने कहा भाई URL के अंदर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं सबसे पहले CSS के फाइल से बाहर निकलूँगा। ये मैं बाहर निकला, उसके बाद ये IMG के अंदर जाऊँगा, और कंप्यूटर टेबल.jpg के नाम से मेरे पास एक मतलब फाइल पड़ी हुई है, उसको मैं ऐड कर दूँगा। अभी आएंगे तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड में दिखता है, और बैकग्राउंड तब तक नहीं दिखता जब तक आप विड्थ और हाइट प्रोवाइड ना करें। तो मैं विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ। मुझे विड्थ और हाइट इतनी चाहिए, 100% चाहिए, और 600 पिक्सल हाइट चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर आ गया। 600 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं 500 कर देता हूँ। ठीक है, 500 हो गया। बैकग्राउंड की इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड साइज़ जो है वो कवर प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे इमेज जो है हमारी थोड़ी सी अरेंज हो जाए। तो ये थोड़ी सी अरेंज हो गई है, और मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा इसका पोजीशन सेट कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा, नो रिपीट, इमेज जो है वो रिपीट ना हो, प्लस जो है इमेज जो है वो लेफ़्ट से दिखे। ये पोजीशन मैंने तय कर दी। तो आप देखिए ये सही तरीके से यहाँ पर अरेंज हो गई। अब यहाँ पर आते हैं। अभी इतना तो सीन मेरा ठीक चल रहा है। यहाँ पर देखिए इतना सीन आपका ठीक चल रहा है। यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट चाहिए और उसके नीचे एक बटन चाहिए। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। तो H1 के अंदर मुझे टेक्स्ट चाहिए और फिर एक बटन चाहिए, और बटन के अंदर मुझे क्या चाहिए, लेट्स क्रिएट, क्रिएट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ कैसा दिख रहा है। ओके,
तो मैं इसमें भी फ्लैक्स बॉक्स का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। हीरो में आता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई। यहाँ पे जो मैं लिखूंगा अभी देखिए, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखिए बटन जो है इसके लेफ्ट में आ गया। मुझे क्या चाहिए भाई, जो फ्लेक्स कॉलम जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट रो में होता है, तो मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन जो चाहिए इसका वो कॉलम में चाहिए। तो ये कॉलम में हो गया, ठीक है। मैंने कहा भाई जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर में आ जाए, अलाइंग आइटम्स भी जो है वो सेंटर में आ जाए। तो आप देखिए ये बढ़िया सा सेंटर में आ गया, क्योंकि मुझे इसको सेंटर में दिखाना है। अब मैं H1 के अंदर और ये बटन के ऊपर काम करूँगा। तो मैं हीरो के ज़रिए से H1 को सेलेक्ट करूँगा, हीरो H1। फॉन्ट साइज में देता हूँ 5 REM, ज़्यादा हो गया, 3.5 REM देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। ब्लैक कलर ठीक तरीके से दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसमें BG देता हूँ, और BG में क्या दूंगा, वाइट, FFF। तो आप देखिए ये सही तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये है, और यहाँ पे इस तरीके से। अब मुझे इसके बटन को डिज़ाइन करना है, तो बटन को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, .HERO, हीरो, BUTTON। ओके, सो बटन को डिज़ाइन दे। बटन में बेसिकली मुझे कुछ नहीं देना है, पैडिंग देनी है। सबसे पहले इसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर देना है। 1 मिनट, मेरी चार्जिंग थोड़ी सी कम हो गई लैपटॉप। ओके, तो बटन को सबसे पहले तो मुझे ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक क्यों करना है बटन को, ताकि जो हम इसमें मार्जिन पैडिंग दें। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट बटन जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, और इनलाइन एलिमेंट पे जो मार्जिन और पैडिंग होती है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती। तो मैंने इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कर दिया है। फिर मैं पैडिंग और इसमें दूंगा 13 पिक्सल पैडिंग और 28 पिक्सल मार्जिन मैंने पैडिंग दे दी, जिससे ये बटन थोड़ा सा खिला खिला दूर दूर दिखने लगे, ठीक है। और मैंने मार्जिन टॉप दे दी, ताकि ये जो है टॉप से थोड़ा सा दूर पे दिखे। बैकग्राउंड इसका चेंज कर दिया है, बॉर्डर इसका नन कर दिया है, इसके अंदर का कलर को FF कर दिया है, बॉक्स शेडो दे दिया है, और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें हावर इफेक्ट देना है, जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है। कर्सर तो मैंने पहले ही चेंज कर दिया था, तो यहाँ पे हावर इफेक्ट को दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है ये और इसका जो बैकग्राउंड है, ये दोनों थोड़ा सा मतलब जो है फ्री दिख रहा है, मतलब थोड़ी सी दूरी है, और ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही चिपका चिपका लग रहा है। तो ये कैसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है कि भाई मैंने इसके अंदर जो है पैडिंग देनी है। तो यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। ये होता है टॉप बॉटम, और ये होता है लेफ्ट राइट। तो अब देखिए ये भी खिला खिला दिखने लगा। यहाँ पे मैं हावर इफेक्ट दूंगा, हावर इफेक्ट में मुझे कुछ नहीं देना है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड के इसके थोड़ा सा जो है डार्क कर देना है। बैकग्राउंड को डार्क कर देंगे, जिससे क्या होगा, जब हावर करेंगे तो डार्क बैकग्राउंड दिखेगा, जिससे यूज़र को फील होगा कि हाँ मैंने इसके ऊपर हावर करा है। तो ये यहाँ तक हमारा सीन जो है वो कंप्लीट है। अब क्या करते हैं, नीचे चलते हैं, और नीचे चल के हम क्या करेंगे, अबाउट सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अबाउट सेक्शन क्या है, 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक तरफ हमारी इमेज है, दूसरी तरफ हमारा टेक्स्ट है। तो हमें भी 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आते हैं और अबाउट सेक्शन के अंदर ये देखिए मैंने क्या करा है, अबाउट सेक्शन के अंदर सबसे पहले 2 सेक्शन बनाए हैं। एक सेक्शन का नाम रखा है इमेज बॉक्स, दूसरे सेक्शन का नाम रखा है कंटेंट बॉक्स। इमेज बॉक्स के अंदर मैंने एक इमेज लगा दी है। कंटेंट बॉक्स के अंदर मैंने क्या करा है, एक H3 बनाया है और 2 पैराग्राफ लगा दिए हैं, ठीक है। डमी टेक्स्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और बना सकते हैं इसको। और मैं इसको आकर रिलोड करता हूँ तो देखता हूँ ये किस तरीके से दिखता है। तो ये दिख रहा है कुछ, ओके हाँ। तो ये हमारी जो इमेज है ये बहुत ही बड़ी इमेज है, तो इसको हमें CSS में अरेंज करना होगा। फिलहाल हमारी सारी चीज़ें जो हमने इंसर्ट करी है HTML से वो आ गई है। इसको अरेंज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करूँगा। तो चलिए फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं और इसको अरेंज करते हैं। क्लास याद कर लीजिए, ID अबाउट है, और इमेज बॉक्स के अंदर इमेज है, कंटेंट बॉक्स के अंदर कंटेंट है। तो अब आप यहाँ पे समझिए, देखिए कोड मैं लिख सकता हूँ, लेकिन जो है समझाना है, इसलिए मैं कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसकी आप थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। मैंने अबाउट को सेलेक्ट करा है, अबाउट के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया है। डिस्प्ले फ्लैग्स देने से क्या होता है, फ्लैग्स की तरह ये वर्क करने लगता है। विड्थ मैंने 100% दे दी, क्योंकि मुझे पूरे एरिया में चाहिए। हाइट मैंने डिफाइन कर दी, क्योंकि मुझे इसकी कुछ हाइट चाहिए। और मार्जिन बॉटम दे दिया, ताकि ये थोड़ा सा मार्जिन बॉटम में रहे।
तो देखिए ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया है यहाँ पर। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। तो हीरो को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ गया, ये रहा हमारा हीरो। और मैंने कहा भाई मार्जिन बॉटम जो है वो 50 पिक्सल हो जाओ। ठीक है, अब ये ठीक तरह से अरेंज हो गया है। तो हम इसके ऊपर बात करते हैं ये हमने कैसे करा है। देखिए हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया जिसकी वजह से हमारे जो दो कंटेंट हैं वो एक दूसरे के अगल बगल आ गए हैं। और उसके बाद हमने क्या करा है, हमने विद 100% दे दिया और हाइट डिफाइन कर दिया। हाइट डिफाइन करने की वजह से ये इसका जो है कंटेंट अरेंज रहेगा। मार्जिन बॉटम इसलिए दिया ताकि इसके बाद जो भी हम एलिमेंट बनाए वो थोड़ा सा इससे नीचे आए। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये मिला हुआ आया था तो मैंने ऊपर वाले में मार्जिन बॉटम दिया था, वैसे ही इसमें भी मार्जिन बॉटम इसीलिए दिया है ताकि जो है इसके बाद का कंटेंट इसके नीचे आए। उसके बाद क्या करा है, हमने इमेज बॉक्स को सेलेक्ट करा है और कंटेंट बॉक्स को भी सेलेक्ट करा है यहाँ पे देखिए। और इमेज बॉक्स को 50% दे दिया है, कंटेंट बॉक्स को 50% दे दिया ताकि ये दोनों अगल बगल में बराबर विद पे दिखें, 50% 50%। उसके बाद हमने इमेज बॉक्स के अंदर से इमेज को सेलेक्ट करा है और इसके अंदर इमेज को मैंने 70% दे दिया है क्योंकि इमेज हमारी बहुत बड़ी थी। इमेज को सेट करने के लिए 70% दिया। डिस्प्ले ब्लॉक करा। डिस्प्ले ब्लॉक क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टी इसमें देनी थी और इमेज जो है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। मार्जिन यहाँ पे दे दी ऑटो ताकि ये जो बीच में देखिए यहाँ पे मैं ऑटो हटा देता हूँ तो देखिए कैसा दिखेगा ये देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे इसके सेंटर में दिखाना था इसलिए मैं काम करता हूँ कि भाई मार्जिन जो है वो ऑटो कर दो ताकि ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद हाइट इसकी 100% दे दी ताकि ये पूरे कंटेनर में फिक्स लगे। और ऑब्जेक्ट फिट कवर दे दिया। ऑब्जेक्ट फिट कवर इसलिए दे दिया क्योंकि जो हम एक विद है, हम अपनी एक इमेज के अंदर जो है जब विद और हाइट डिफाइन करते हैं तो देखिए इमेज जो है उसका रेजोल्यूशन जब कम होता है तो थोड़ी सी भद्दी हो जाती है। ऑब्जेक्ट फिट ये प्रॉपर्टी क्या करती है, आप देख लीजिए क्या करेगी। ये इमेज को ठीक तरीके से रेजोल्यूशन में सेट कर देती है कि भाई इतनी विद इतनी हाइट में इमेज जैसे अच्छा लगे सिर्फ उतना दिखे, बाकी का इमेज का एरिया जो है वो हाइड हो जाए। ओके, फिर आते हैं कंटेंट बॉक्स के अंदर। कंटेंट बॉक्स के अंदर मैंने फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इसलिए दिया है ताकि ये जो है फ्लैक्स में दिखे। अगर फ्लैक्स में दिखेगा तो ये एक दूसरे के अगल बगल आ जाएगा। ये देखिए जैसे ये आ रहा है तो मुझे इसका डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा, तो मैंने इसका डायरेक्शन कॉलम कर दिया जिससे अब ये एक लाइन में दिख रहा है। प्लस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्यों करा है, अगर ये ना करूं, अब देखिए ये ऊपर दिख रहा है, मुझे जस्टिफाई कंटेंट यानी इसको सेंटर में दिखाना है इसलिए मैं सेंटर दे देता हूँ। तो ये सेंटर में दिखने लगा, ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। मैंने पैडिंग जो है टॉप बॉटम से 0 और ये 80 पिक्सल क्यों दी है, क्योंकि आप देखिएगा ये जो है यहाँ पे एरिया और यहाँ पे एरिया का जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे भाई लेफ्ट और राइट से मतलब गैप चाहिए था तो मैंने पैडिंग दे दी। सिर्फ ये जो डिज़ाइनिंग होती है ना, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही आप करते हैं। देखिए मुझे गैप चाहिए था इसलिए मैंने पैडिंग दे दी, अगर आपको गैप नहीं चाहिए आप पैडिंग ना दीजिए, ख़त्म बात। उसके बाद आते हैं H1 और पैराग्राफ के टैग। तो कंटेंट के अंदर से H1 के अंदर मैंने क्या करा है, मुझे इसका जो साइज़ चाहिए था वो बड़ा चाहिए था तो मैंने फॉन्ट साइज़ लिखा और बढ़ा दिया। मार्जिन बॉटम मुझे चाहिए थी क्योंकि इसमें मुझे दूरी चाहिए थी तो मैंने मार्जिन बॉटम दे दिया। ओके, उसके बाद पैराग्राफ में क्या हुआ है, पैराग्राफ का मुझे फॉन्ट साइज़ ये चाहिए था, मैं फॉन्ट साइज़ को देखिए, फॉन्ट साइज़ और ये सब क्या होता है, मार्जिन पैडिंग, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अरेंज करनी पड़ती हैं। अरेंज जैसे आपने 14 दिया, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो 15 दिया, ज़्यादा लग गया तो कम दे दिया। ये सारी चीज़ें आपको खुद ही देखनी पड़ती हैं कि कैसे क्या करना है। मैं आपको जो है यहाँ पर ये वेबसाइट बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से देखिए अगर आप ये वेबसाइट बनाना सीख गए तो क्या होगा, आप सिर्फ एक वेबसाइट बना लेंगे, आप कोड को कॉपी कर लेंगे, आप मुझे देखेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, मोबाइल को साइड में रखेंगे, कंप्यूटर उठाएंगे और मैं जिस तरह से कोड करूंगा वैसे आप कोड मेरे साथ टाइपिंग करते रहेंगे, तो आप क्या कर देंगे, आप एक वेबसाइट बना लेंगे, बात खत्म। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो फिर आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझो यार, रट्टा ना मारो। कोड की बात है तो कोड मैं आपको दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोड आपको मिल जाएगा, कोड की आप चिंता मत करो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। तो पैराग्राफ को मैंने फॉन्ट साइज दे दिया। मार्जिन बॉटम इसलिए दिया, देखिए यहाँ पे मुझे गैप चाहिए था, आपको नहीं चाहिए आप ना दीजिए, खत्म बात। लेटर स्पेसिंग क्यों दिया है, क्योंकि देखिए लेटर जो है मुझे लेटर में थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूँ, कमेंट कर दूँ
और यहाँ करूँ तो देखिए कुछ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, मुझे कंजेस्टेड लग रहा था, तो मैंने क्या करा, लेटर स्पेसिंग दे दी 1 पिक्सल। अगर आपको लेटर के बीच में स्पेसिंग देनी है तो आप 1 पिक्सल दे दो, बात खत्म। लाइन हाइट क्यों दे दी, क्योंकि लाइन हाइट ये जो है इसमें लाइन में जो होता है, ये देखिए लाइन आपस में, ये भी बहुत मुझे कंजेस्टेड लग रहा था, आपको भी कंजेस्टेड लगने लगा होगा। तो लाइन, अगर लाइन के बीच में आपको दूरियां देनी है तो आप लाइन हाइट की प्रॉपर्टी का यूज़ करें। ये देखिए, तो अब ये बहुत ही अच्छा फ्री डिज़ाइन दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, उसके बाद हमें बनाना है ब्लॉक को, ये एरिया को। अच्छा, ये एरिया बनाने से पहले हम चलते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर। कॉन्टैक्ट के अंदर क्यों चलेंगे, आप देखिए कॉन्टैक्ट की और अबाउट की ये कोडिंग सेम है। सेम क्या है, इसके अंदर 2 सेक्शन है, एक तरफ इमेज है और एक तरफ हमारा कंटेंट है। तो इसकी डिज़ाइन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले यहाँ पर आते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर। जैसा कि मैंने कहा, देखिए डिज़ाइन सेम है तो पैटर्न भी सेम होगा। पैटर्न क्या सेम होगा, एक तरफ इमेज रखनी है तो आपको एक इमेज बॉक्स बना देना है। देखिए इमेज बॉक्स मैंने क्लास क्यों दिया है, ताकि मैं चाह रहा हूँ जो स्टाइलिंग इस इमेज बॉक्स पे अप्लाई हुई है वो ऑटोमेटिकली इस पर भी अप्लाई हो जाए, मुझे नया स्टाइल देने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे कंटेंट बॉक्स क्यों दिया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो इस कंटेंट बॉक्स के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई हुई है वो इसके अंदर भी अप्लाई हो जाए, मुझे नया स्टाइल देने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे दोबारा कोड राइट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। H3 यहाँ पे इसलिए दिया है, यहाँ पे भी H3 दिया है ताकि ये जो है ऑटोमेटिकली स्टाइल हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी ही ना पड़े। और यही कोडिंग करने का एक असली तरीका होता है कि आप ऐसा करिए कि एक बार कोड राइट करिए, दोबारा आपको वही कोड राइट करने की ज़रूरत ना पड़े और आपको रिजल्ट बढ़िया सा मिल जाए। तो आप देखिए बेसिक सा रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे मैंने क्या करा था, अबाउट के अंदर जाकर, अबाउट की जो आईडी है उसके अंदर जाके डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया था। तो मुझे भी कॉन्टेक्ट के जो डिव है उसके अंदर जाके डिस्प्ले को फ्लैग्स कर देना है बस। और उसके बाद बाकी हमें इनपुट फील्ड को डिज़ाइन करना है। ये हमारा काम है जो कि यहाँ पर हमें करना है। ओके, तो देखिए वही चीज़ हमने करा है। मार्जिन टॉप जो है वो हमने 100% दे दी है ताकि मुझे मार्जिन से यहाँ पे टॉप मिल जाए, मार्जिन मिल जाए, थोड़ी सी दूरी मिल जाए। और मैंने क्या करा है, इसको डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया। डिस्प्ले फ्लैग्स करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये दोनों अगल बगल में दिखने लगे। विद 100% और हाइट बढ़ा दिया क्योंकि मुझे हाइट की इतनी ज़रूरत है। आप चेक कर लीजिए आपको कितनी हाइट की ज़रूरत है। देखिए कोडिंग में जो है वो इन्हेंसमेंट करने की कोशिश करा करिए, ऊपर नीचे करने की कोशिश करा करिए, जिससे आपको पता चल जाए। उसके बाद कंटेंट बॉक्स के अंदर बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इनपुट फील्ड, टेक्स्ट एरिया और बटन। ऊपर वाले कंटेंट बॉक्स में जाइए, यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डिज़ाइनिंग हमें नई तरीके से करनी पड़ेगी। कंटेंट बॉक्स के अंदर गए, फॉर्म के अंदर गए, इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करा। इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करा, जब इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करा मैंने, अभी मैं ये सारी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए इनपुट फील्ड इस तरीके से था हमारा। हमने क्या करा भाई, सबसे पहले तो इसको, ये कोडिंग यहाँ पर आ गई। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो इसको ब्लॉक करो। ब्लॉक इसलिए करना है क्योंकि इनलाइन एलिमेंट पे जो है विद, हाइट, मार्जिन, पैडिंग ये ठीक तरीके से काम नहीं करती और मुझे इन मार्जिन, पैडिंग ये सारी चीज़ों का यूज़ करना है, तो मैं सबसे पहले ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक में कन्वर्ट करा। फिर मैंने कहा भाई इसकी विद जो है, विद बहुत कम है तो विद को 80% कर दो, यानी जितना ये कंटेनर है उसका 80% सेट कर दो। फॉन्ट साइज़, यानी इसके अंदर जो लिखा जाए वो बहुत छोटा यहाँ पे दिखता है, मुझे इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, फॉन्ट साइज़ बढ़ा दो। बॉर्डर जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर ब्लैक कलर का आता है। मैंने कहा भाई बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल ठीक है आपका, सॉलिड भी आपका ठीक है, लेकिन कलर जो है वो ब्लैक में मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सीसी में। सीसी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस कलर का, देखिए टेक्स्ट एरिया जिस कलर का है। पैडिंग, क्योंकि भाई देखिए आप यहाँ ये बहुत ज़्यादा मिक्स दिख रहा है आपको, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो कंटेंट टाइप करे वो कंटेंट फ्री दिखे, तो फ्री कंटेंट के लिए मैंने पैडिंग दे दी और बॉर्डर रेडियस दे दिया ताकि ये जो आप देखिए बॉर्डर जो है ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखे। मैंने रिलोड करा, आप देखिए ये किस तरह की इनपुट फील्ड थी और किस तरह की कन्वर्ट हो गई। ठीक उसी तरीके से टेक्स्ट एरिया की डिज़ाइनिंग देख लीजिए क्या करते हैं। मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर कमेंट करता हूँ। पहले टेक्स्ट एरिया हमारा इस तरीके से दिख रहा था, वही चीज़ हमने करा, सबसे पहले डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। ठीक है, सबसे पहले डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। उसके बाद हमने विद को 80% कर दिया क्योंकि हमें इसके बराबर ही इसकी विद रखनी है। मार्जिन टॉप से 10 दे दिया। क्यों टॉप से 10 दे दिया, देखिए यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है मिला हुआ, तो हमें मार्जिन चाहिए भाई, जाहिर सी बात है। इसका भी बॉर्डर मुझे चेंज करना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर जो है वो ब्लैक होता है, मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए था। बॉर्डर रेडियस दे दिया और
पैडिंग दे दी। तो ये सारी चीज़ें तो बराबर चल रही थी, लेकिन मुझे इसके अंदर हाइट भी चाहिए, क्योंकि भाई मैसेज जो हम टाइप करने के लिए देंगे वो छोटा सा तो रहेगा नहीं, तो बड़ा मैसेज चाहिए, इसलिए मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट आप अपनी मर्जी से दे दीजिए, मैंने 200 दिया है, आप जितना चाहे उतना दे दीजिए। ये अरेंज हो गया। अब आते हैं बटन पे। बटन की स्टाइलिंग भी आसान है। क्या करा है मैंने, पैडिंग दी है। पैडिंग क्यों दी है, ताकि ये जो टेक्स्ट है, ये देखिए पहले, सबसे पहले टेक्स्ट और ये जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ये आपस में मर्ज होते हैं। पैडिंग हम इसीलिए देते हैं ताकि ये जो थोड़ा सा हमारा कंटेंट है और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो फ्री हो जाए, इसलिए हम पैडिंग देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैडिंग दिया, कंटेंट और बॉर्डर्स जो है कॉर्नर्स हैं वो फ्री हो गए हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, फॉन्ट साइज दिया है, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक क्यों दिया है आपको पता चल गया होगा अब तक, क्योंकि पैडिंग और मार्जिन देनी है। मार्जिन लेफ्ट ऑटो क्यों दी है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो इसलिए दी है क्योंकि अगर मैं ये मार्जिन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं और यहाँ देखिए तो ये यहाँ पे दिख रहा है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे भी दिख रहा है, सही दिख रहा है। आप चाहते हैं तो ऐसे ही रखिए, आपको 2 कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे जो लेफ़्ट में चाहिए था, क्योंकि लेफ़्ट को करना थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई ऊपर नीचे करके देखते हैं ना, लेफ़्ट में करते हैं। तो सबसे पहले मुझे राइट में चाहिए था, तो मैंने क्या करा, मैंने मार्जिन लेफ़्ट से जो है वो ऑटो कर दिया। तो मार्जिन लेफ़्ट से जब मैंने ऑटो करा तो ये पूरी तरीके से राइट में चला गया। अब इतना राइट तो मुझे चाहिए नहीं, तो भाई काम करो, थोड़ा सा राइट से इधर आओ। तो मैंने क्या करा, मार्जिन लेफ्ट फिर दिया और 120 पिक्सल दिया, जिससे ये यहाँ पर आ गया। ओके, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, बॉर्डर कलर चेंज कर दिया और टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। बात इतनी सी थी और मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्ट बना लिया। अब मैं काम करूँगा ब्लॉग पे जाने से पहले, क्योंकि ब्लॉग एरिया पे जो है काफ़ी सारा काम करना है, पोस्ट बनाने हैं ये सारे। तो मैं काम करता हूँ, पहले इजी काम निपटा देता हूँ। जैसे कि मैं फुटर बना लेता हूँ, ये छोटा सा फुटर है, इसको बना के कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम ब्लॉग एरिया में चलते हैं। तो कॉन्टेक्ट के बाद हम फुटर के अंदर क्या करते हैं, फुटर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ब्लॉग एरिया जो है ये अभी खाली पड़ा हुआ है, इसको आप छेड़िए ना। और यहाँ फुटर में चलिए, ये फुटर के अंदर मुझे कोडिंग करनी है। तो फुटर की कोडिंग कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन फुटर की कोडिंग को समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए। यहाँ पे आइए, मैंने हेडर में क्या चेंज करा है, यहाँ पे मैंने एक लिंक जोड़ी है। ये लिंक है फॉन्ट ऑसम की। फॉन्ट ऑसम क्या होता है, फॉन्ट ऑसम एक आइकन की लाइब्रेरी है, जहाँ से आप आइकन को अपने वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप सिंपल अपने क्रोम में जाइए, एक नया टैब खोलिए, यहाँ पे टाइप करिए फॉन्ट AWASOME फॉन्ट ऑसम, और यहाँ पे लिखिए CDN फॉन्ट ऑसम CDN, और आप लिखिए W3 स्कूल। ठीक है, इंटर मार दीजिए। आप देखिएगा यहाँ पे पहली लिंक आई है आपके पास, इसको आप ओपन कर लीजिए। ये W3 की साइड आपके पास ओपन हो जाएगी। आप देखिएगा यहाँ पे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी। आप इस लिंक को सिंपल यहाँ से कॉपी कर अपने में पेस्ट कर लीजिए। बाकी आपको मेरा सोर्स कोड तो मिल ही जाएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप ये रिमूव कर दीजिए। मुझे बताना था ताकि आप जो है कभी भी अपना प्रोजेक्ट जो बनाए तो आपको सिंपल लिखना है फॉन्ट ऑसम W3 स्कूल, और यहाँ से आप लिंक उठाइए और फॉन्ट ऑसम का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ट्यूटोरियल्स भी यहाँ देख सकते हैं किस तरह के फॉन्ट आपको यूज़ करने हैं। अब बढ़ते हैं फुटर की कोडिंग पर। तो फुटर की कोडिंग में मैंने क्या करा है, बेसिकली सबसे पहले मैंने एक H1 बनाया, वही अपना ब्रांड नेम देने के लिए। आप यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए, मैंने अपना नाम दे दिया है। उसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, @ मतलब %, कॉपी और कॉलन। इससे क्या होता है, ये इसको कहते हैं HTML एंटिटी। इससे क्या होता है, इससे HTML के अंदर ये कॉपीराइट का सिंबल बन के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बाकी चीज़ें लिख दी हैं, तो इंग्लिश है, सिंपल आप समझते ही होंगे। रिलोड करता हूँ यहाँ पर आकर और देखता हूँ मेरा फुटर किस तरह से दिख रहा है। मेरा फुटर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये आइकन किस तरह से आए ये समझिए। आइकन इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहला काम तो जो मैंने आपको बताया, आपको CDN इंसर्ट करना है, यानी लिंक इंसर्ट करनी है। उसके बाद मैंने एक डिव कंटेनर बनाया है, उस कंटेनर के अंदर मैंने आइकन्स को रखा है। आइकन्स रखने के लिए मैंने क्या करा है, आई टैग का इस्तेमाल करा है। आई टैग आप मतलब आई टैग ही ये रिकमेंड करता है, तो उसकी रिकमेंडेशन को ही सुनिए, आई टैग ही बनाइए। उसके बाद आपको क्लास देनी है। क्लास में आपको सारे आइकन्स में एक क्लास आपको कॉमन रखनी है, फा। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा क्लास देना है स्पेस देकर, फा ट्विटर अगर आपको ट्विटर का आइकन देना है, फा फेसबुक अगर आपको फेसबुक का देना है, फा यूट्यूब बटन प्ले अगर आपको यूट्यूब प्ले बटन का। अगर आप खाली यूट्यूब लिखेंगे तो देखिए यूट्यूब का लोगो आ जाएगा। अगर आप यूट्यूब प्ले लिखेंगे तो ये यूट्यूब का सिर्फ प्ले बटन आएगा, समझ सकते हैं ना। और बाकी ये गिटहब और ये कोट पेन का देना है तो कोट पेन।
ये आपको क्या करना रहता है, ये आप इंटरनेट पे ऐसे ही सर्च कर लीजिए कि फेसबुक आइकन, फाफा फेसबुक आइकन, तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। बाकी ये मैंने बता ही दिया, तो आप यहीं से नोट कर लीजिए, ख़त्म बात, सर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो अब हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो एक काम करते हैं, चलिए स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग में बढ़ते हैं। फुटर की स्टाइलिंग जो है वो थोड़ी सी और आसान है। क्या करना है, हमें वही चीज़ करनी है, फ्लैक्स बॉक्स देना है और बाकी विद 100% सारी चीज़ें। तो विद 100% दे दिया, बैकग्राउंड हमें ब्लैक रखना है इसलिए ब्लैक दे दिया। अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो भाई जाहिर सी बात है कलर जो है वो ब्लैक में तो दिखेगा नहीं, तो कलर वाइट दे देंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स इसलिए दिया है ताकि हमारे जो 3 ये कंटेनर है, देखिए एक के नीचे एक दिख रहा है, अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे तो ये एक दूसरे के बगल में दिखने लगेंगे, बात खत्म। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड क्यों दिया है, ताकि ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। आप देखिए यहाँ पर स्पेस ये इस तरीके से दिख रहा है ना चारों तरफ, ये काम करता है स्पेस अराउंड। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप देखिए डिस्प्ले फ्लैग से क्या होता है, ये एक दूसरे के लेफ्ट में आ जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। स्पेस अराउंड से क्या होता है, ये सारे एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस आ जाता है, और स्पेस कैसा आता है, ऑटोमेटिकली ब्राउज़र उस स्पेस को अपने जितना स्पेस लेफ्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर देता है। तो ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट कर दिया, बात खत्म। पैडिंग दे दूंगा टॉप से और बॉटम से, ठीक है, तो ये यहाँ पर वो कर देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है आइकन्स को सेलेक्ट करना है, हमें ना इसकी हेडिंग्स पे कोई काम करना है, हेडिंग ऑटोमेटिकली वो अरेंज कर देगा, मतलब इतना तो वो दे ही देता है, हेडिंग्स का इतना ही फॉन्ट साइज होता है। कलर हमने चेंज ही कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद इसमें भी कोई ज़्यादा उतना खास काम नहीं करना है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। हमें आइकन्स को क्या करना है, आइकन्स जो है बहुत छोटे छोटे आते हैं। ये आइकन देखिए जब आप इंसर्ट करेंगे तो इतने छोटे और आपस में कंजेस्टेड दिखेंगे। छोटे आपको अच्छे लग रहे हैं, आप छोटे दे दीजिए, बात खत्म। दूसरा, मुझे छोटे अच्छे नहीं लग रहे तो मैंने फॉन्ट साइज 30 पिक्सल दे दिया, मार्जिन दे दिया। मार्जिन देखिए टॉप पहली पोजीशन क्या होती है, पहला इसकी वैल्यू क्या होती है टॉप बॉटम, और दूसरी क्या होती है लेफ्ट राइट। तो टॉप बॉटम से 0 यानी कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेफ्ट राइट से मुझे चाहिए क्योंकि इनके बीच में मुझे गैप चाहिए। तो ये करा, ये देखिए लेफ्ट राइट से गैप भी आ गया और इनकी पोजीशन भी बढ़ गई। सेकंड चीज़, मैंने इसके अंदर कर्सर पॉइंटर दे दिया ताकि इसके ऊपर कोई कर्सर लेके जाए तो इस तरीके से दिखे। ज़्यादातर हम कर्सर मतलब लिंक सेट कर देते हैं यार, और ऑटोमेटिकली इस पर जब कोई क्लिक करता है तो वहाँ लिंक पे हमारा चला जाता है। जैसे ट्विटर पे अगर कोई क्लिक करेगा तो हमारा ट्विटर अकाउंट पे चला जाएगा, फेसबुक पे क्लिक करेगा तो फेसबुक अकाउंट चला जाएगा। तो लिंक करना उम्मीद करता हूँ आपको आता ही होगा। फिर मुझे हावर इफेक्ट देना था, हावर इफेक्ट वही देंगे जो हमने यहाँ पर मतलब इसके ऊपर यूज़ करा था, वही यहाँ पर दे देंगे। हावर इफेक्ट के लिए कुछ नहीं करना है, आपको कलर देना है, हावर सेट करना है पा के अंदर और कलर दे दीजिए, तो यहाँ पर ये हावर इफेक्ट में सेट हो जाएगा। तो हमारा फुटर भी तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ ब्लॉग के अंदर और ये मेरा रहा कोड। तो अब इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा अगर बिगिनर थे तो दिमाग घुमा देगी। सबसे पहले तो कोई कंटेंट नहीं बनाना है, कोई कंटेनर नहीं, सीधा आप आइए यहाँ पे लिखिए ब्लॉग के नीचे आकर अपने सेक्शन जो आपने बनाया है H2 लिख दीजिए ब्लॉग, बस। और इसको चेक करिए कैसा दिख रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके से खाली ये दिखेगा, अभी नीचे की चीज़ आप इग्नोर कर दीजिए, ये इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद आपको बनाना है रीसेंट पोस्ट सेक्शन। इसके अंदर आपको सारे पोस्ट जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ये देखिए ब्लॉग ये हमारा आ जाएगा, फिर रीसेंट पोस्ट, यानी ये इतना जो है ये हम एक पूरा सेक्शन के अंदर रखेंगे। उसके बाद जैसे ही सेक्शन बनाने के बाद फिर हम कोई भी कंटेनर नहीं बनाएंगे, H3 डायरेक्ट लिख देंगे ताकि ये H3 हमारा इस तरीके से दिखे। यहाँ पे अभी इस तरीके से दिख रहा है, हम स्टाइलिंग करेंगे। उसके बाद हम आर पोस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीसेंट पोस्ट के नाम से एक कंटेनर बना लेंगे, मेन कंटेनर। उसके अंदर हम अपने सारे पोस्ट को रखेंगे। फिर सारे पोस्ट को क्या रखना है, आप एक काम करिए, यहाँ पर आइए, आर पोस्ट नाम का एक एक कंटेनर बनाइए और उसके अंदर फिर वही चीज़ है, हमें क्या करना है, इमेज रखना है, उसकी क्लास दीजिए पोस्ट इमेज, उसके अंदर इमेज को इंसर्ट कर दीजिए। फिर उसके बाहर आ जाइए, H4 से एक टेक्स्ट लिख लीजिए और पैराग्राफ से एक टेक्स्ट लिख लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर एक काम करिए, इसी को ये आर पोस्ट को कॉपी करिए यहाँ से और 3 बार पेस्ट कर दीजिए, यानी जितनी बार आपको पेस्ट करना है। इमेजेस आप जाहिर सी बात है कॉमन सी चीज़ है, इमेजेस तो आप चेंज ही रखेंगे। टेक्स्ट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रखना चाहे तो रख सकते हैं, डेमो है तो भाई डेमो टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट रख लीजिए। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा, हमारी इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी और ये हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है हमें। मैं यहाँ पर आता हूँ और कंटेंट को अरेंज करने के लिए
ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के ऊपर इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले ब्लॉक को हमने 100% दे दिया है। यहाँ पे हमने फ्लैक्स नहीं दिया है क्योंकि फ्लैक्स हमें कहीं और पे देना है, तो इसको सिंपल ब्लॉक को आपको 100% कर देना है, जो आईडी हमने सेक्शन में दी थी, ठीक है। H2 को क्या करिए, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दीजिए, फॉन्ट साइज 4 REM कर दीजिए, जिससे क्या होगा, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा और इसकी फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से, ओके। उसके बाद करिए ब्लॉक के अंदर जो हमने रिसेंट पोस्ट सेक्शन में हमको बनाया था, मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको स्प्लिट राइट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा आइडिया मुझे पहले ट्राई करना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पर आइए, देखिए ब्लॉग मैंने बनाया था, ब्लॉग को तो 100% दे दिया। उसके अंदर H2 बनाया था, H2 को मैंने आपको बता दिया क्या करा था। फिर उसके बाद मैंने ये सेक्शन बनाया, इसकी क्लास को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है और इसको 80% मार्जिन ऑटो दे दिया। ये क्यों दिया है, ताकि यहाँ पे देखिए ये जो है ये गैप दिखे, ओके, सिर्फ इसलिए मैंने दिया है। विथ को 80% कर दिया और मार्जिन ऑटो कर दिया जिससे ये सेंटर में दिखे। उसके बाद मैंने क्या करा है, इसके जो अंदर ये H3 है, इसको क्या स्टाइल दिया है, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है और मार्जिन बॉटम जो है 40 पिक्सल दे दिया, जिससे इसका फॉन्ट साइज ये थोड़ा सा बड़ा दिखे और इसके बीच में डिफरेंस आ जाए। यहाँ पे देखिए ये इस तरह आता, मुझे चाहिए कि भाई गैप आइए, तो गैप डाल दूंगा मैं मार्जिन बॉटम से। अब चलते हैं, अब कहाँ चलेंगे हम, अब चलेंगे रिसेंट पोस्ट के अंदर। तो रिसेंट पोस्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है, क्या करा है, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे दिया है, जिससे ये मार्जिन टॉप थोड़ा सा आ जाए। विथ को 100% दे दिया है, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये हमारा रिसेंट पोस्ट है। डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर के कंटेनर को जो है, अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले फ्लैग्स हटा दूँ तो ये कंटेनर एक दूसरे के नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, ये कंटेनर एक दूसरे के नीचे दिखेगा, तो मैं यहाँ से डिस्प्ले फ्लैग्स दे दूंगा, तो ये एक दूसरे के बगल में आ जाएगा। जस्टिफाई स्पेस बिटवीन क्यों दिया है, ताकि ये बीच में एक दूसरे के गैप आ जाए। अगर मैं ये ना दूं तो आप देखिएगा ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ये देखिए है। तो यहाँ पे मैं स्पेस बिटवीन दे दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये क्या है ना, आपको एक एक प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी काम कैसे करती है, और आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ कि जिस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट बना सकें। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हर एक ये सेक्शन को, आर पोस्ट वाले सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा और उसकी विड्थ को 30% कर दूंगा। 30% क्यों दूंगा, मुझे 3 सेक्शन चाहिए, 3 सेक्शन देने के लिए मैं भाई 30% इसको, 30% इसको, 30% इसको, हो गया 90%। पूरी विड्थ होती है 100%, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, 10% में गैप बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैथ लगानी पड़ती है कि कैसे आपको सेक्शन, मतलब कैसे आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग मैथ थोड़ा सा कैलकुलेट कर कर सेट करना रहता है। तो 30% दे दिया, जिससे ये हमारा एक एक कंटेंट ठीक तरीके से दिखे। उसके बाद क्या करना है, पोस्ट इमेज को सेलेक्ट करना है। लेकिन पोस्ट इमेज को सेलेक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके जो ये H4 और पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो H4 में मुझे कुछ नहीं करना, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल देनी है ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे दिखे। उसके बाद पैराग्राफ में हमें मार्जिन टॉप देनी है ताकि पैराग्राफ हेडिंग से थोड़ा सा गैप में दिखे। लाइन हाइट 30 पिक्सल दे देनी है ताकि इनके बीच में ये 30 पिक्सल लाइन हाइट आ जाए और ये कंजेस्टेड ना दिखे। कंजेस्टेड क्या होता है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, यहाँ पे रिलोड करूँगा तो आप देखिए ये इस तरह का दिखेगा। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्या करूँगा, ये कर दूंगा, लाइन हाइट दे दूंगा, बात खत्म। अब हम आते हैं इमेज के ऊपर। तो इमेज क्या है, पोस्ट इमेज के अंदर इमेज है हमारी। यहाँ पे देखिए डाउनलोड इमेज, ये इमेज आपको हमारी जहाँ पर आप जाएंगे फाइल में गिटहब का लिंक है, वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, ये पूरा कोड मिल जाएगा, इमेजेस मिल जाएंगी, बात खत्म। विथ को सेलेक्ट करिए, 100% कर दीजिए, विथ 100% हो जाएगी, ठीक है। हाइट को डिफाइन कर दीजिए। हाइट क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि कुछ इमेज क्या होती हैं हाइट में एक दूसरे से ज़्यादा होती है। जैसे मैंने यहाँ पे हाइट को रिमूव कर दिया तो क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है हाइट में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये ऊपर नीचे मामला हो जाएगा, जो कि मामला ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिए, 200 पिक्सल दोनों सबकी हाइट भी सेट कर दीजिए, जिससे ये आपस में बिल्कुल एक लाइन में लगे। एक लाइन में लगता है तो अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद ऑब्जेक्ट फिट क्यों देना है, ऑब्जेक्ट फिट कवर इसलिए दे देना है भाई, क्योंकि मैंने बताया कि जब हाइट और विड्थ होती है ना, तो देखिए इमेज में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, अंदर की रेजोल्यूशन ख़राब हो जाती है। तो कवर देने से क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली इमेज को अंदर से ही सेट कर देता है, ये कितनी इमेज दिखानी है, देखिए ठीक है, साफ सुथरी इमेज दिख रही है। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। मैंने जो तरीका अपनाया है वो थोड़ा सा यूट्यूब से हट कर है। यूट्यूब में बेसिकली होता क्या है, सिंपल वो कोड एडिटर खोलते हैं और कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है आप साथ में उनके वॉक थ्रू कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कोड समझा रहा हूँ।
क्योंकि कोड आपको तो मैं वैसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये मेरी ये तैयार हो गया है। अब एक चीज़ क्या है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ पे मैं इसको आके सेलेक्ट करता हूँ, आप देखिए हमारी वेबसाइट की क्या हो गई, ऐसी की तैसी हो गई। ठीक है, तो अब मुझे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। जबकि ये वाली देखिए जो हमारी पुरानी वेबसाइट है, इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज है। तो अरेंज क्यों है, क्योंकि हमें अरेंज करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली अरेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और हमें इसके रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं जो तरीका अपनाने जा रहा हूँ वो क्या अपनाऊंगा वो बताता हूँ आपको। लेकिन वो तरीका बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़, छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर रिस्पॉन्सिव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो नैव बार आप देख रहे हैं, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मैं ज़्यादा स्क्रॉल कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिर आ जाता है, यानी फिक्स्ड हो जाता है और इसके अंदर शैडो आ जाती है। ये हमें फंक्शनैलिटी जोड़नी है। और जब मैं ऊपर जाता हूँ तो देखिए शैडो खत्म हो जाएगी और ये ऊपर फिर अपनी वापस वही पोजीशन में चला जाएगा। लेकिन हमारी जो हमने अभी बनाया उसमें क्या हो रहा है, उसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये हाइड हो रहा है, ज़्यादा स्क्रॉल कर जा रहा हूँ, ये दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली नहीं है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वो करना कैसे पड़ेगा, उसके लिए हमें लगानी पड़ेगी जावा स्क्रिप्ट। तो अब हम यहाँ पर आते हैं अपने कोड के अंदर और ये जो हमारा main.js है इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको मैं उठा के यहाँ पर लाता हूँ, इस साइड पे करता हूँ। देखिए चीज़ों को जो समझदार लोग हैं वो तो देख के ही समझ जाएंगे, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, बाकी काम हमारा सॉफ्टवेयर कर देता है। ओके, कोड लेकर अब इस कोड को थोड़ा सा समझिए। जावास्क्रिप्ट का कोड है, बहुत ही छोटा सा कोड है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, विंडो के अंदर एक इवेंट लगाया जिसका नाम है ऑन लोड। इवेंट लगाया तो हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। इतना एरिया हमारा खत्म। ओके, उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद फिर हमने विंडो के अंदर एक इवेंट लगाया जिसका नाम रखा है हमने ऑन स्क्रॉल। ऑन स्क्रॉल क्या करेगा, जब ये हमारा पेज स्क्रॉल होगा तब ये इसको कैच करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा है, बस ये समझ लीजिए ये इतना सा कोड है स्क्रॉल का। उसके बाद अब अंदर की बात आती है। अंदर की बात में मैंने क्या करा है, मैंने वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हेडर नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हेडर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट के अंदर से आइटम को सेलेक्ट करो। कौन से आइटम को सेलेक्ट करो, हेडर आइटम को। यहाँ पे मैंने सिंपल हेडर लिखा है तो ये हेडर हो गया। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा के सिलेक्ट करता तो हेडर क्लास हो जाता। ठीक है, बस इतना सा मैटर है इसका। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा मैटर में समझाने के लिए आपको इसको ये रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ console.log, एक मिनट, console console.log, ये दिस आ जा रहा है, मैं इसको हटाता हूँ और मैं करता हूँ विंडो डॉट पेज बाई ऑफसेट। ये क्या काम करता है ये दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से console.log खोल लेता हूँ। console.log खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+I दबा दीजिए, आपको ये खुल जाएगा console.log। अब देखिए जब मैं स्क्रॉल करूँगा, पहले मैं पेज को रिलोड कर लेता हूँ। तो मैंने पेज को रिलोड कर दिया, मैंने वहाँ console.log लिखा था। देखिए अब मैं स्क्रॉल करूँगा, क्योंकि मैंने स्क्रॉल पे इवेंट लगाया है, तो वो ये कोड हमारा कब रन करेगा, जब भी पेज स्क्रॉल होगा तब रन करेगा ये कोड। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे नंबर्स आएंगे। तो ये नंबर्स का मतलब क्या है, ये नंबर्स का मतलब ये है कि हमारा ये है विंडो पेज एक्स ऑफसेट। ये हमें बता रहा है कि हमारा पेज वर्टिकली कितना स्क्रॉल हुआ है। तो अभी 55 पे ये रुक गया, यानी ये 55 पिक्सल स्क्रॉल हो गया है। इसी बिहेवियर को समझकर हमें बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं हेडर के अंदर। तो वो हमें बताना पड़ेगा कि भाई कितना स्क्रॉल हो, जो एक मतलब हमारा जो क्लास है हेडर में वो ऐड हो। तो वो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर वो कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। इसको हटाता हूँ, इसको करता हूँ अनकमेंट, कट करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ इसको समझिए। हमने कहा इफ विंडो डॉट पेज वाई ऑफसेट, यानी जब हमारा स्क्रॉल जो है वो 80 पिक्सल से नीचे चला जाए, यानी स्क्रॉल जो है वो 80 पिक्सल से नीचे चला जाए, तो आप एक काम करिए, हमारे हेडर के अंदर क्लास लिस्ट, ये एक जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज होती है, प्री डिफाइंड होती है। हेडर तो हमने यहाँ पे बनाया था, क्लास लिस्ट, और फिर उसके अंदर से ऐड प्रॉपर्टी निकालिए और ऑन स्क्रॉल, यानी एक काम करिए हेडर के अंदर क्लास को ऐड कर दीजिए। कौन से क्लास को ऐड कर दीजिए, ऑन स्क्रॉल क्लास को। फिर अगर ये ऑफसेट की प्रॉपर्टी यानी 80 पिक्सल से ज़्यादा हो रही है, यानी नीचे जा रहा है, तो आप ये क्लास ऐड कर दीजिए। अगर 80 पिक्सल से ऊपर आ गया
तो ये क्लास सिंपली क्या करिए, रिमूव कर दीजिए। अब इस क्लास का क्या काम है, ये क्लास हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये क्लास में हम कुछ नहीं करते हैं, हम एक डायनामिक ऐसी क्लास बना देते हैं। यहाँ पे ऑन नाम कुछ भी दीजिए, नाम से क्या मतलब रखता है आपको, तो नीचे प्रॉपर्टीज देनी है। तो प्रॉपर्टीज हम क्या देते हैं, जो हमें भाई डिफाइन करना है। हमें क्या डिफाइन करना है कि भाई ऐसा है कि हम ये चाह रहे हैं कि जब ये नीचे जाए तो ये पहली तो पोजीशन इसकी फिक्स्ड हो जाए, दूसरा इसके अंदर बैकग्राउंड आ जाए, मतलब बैकग्राउंड तो है ही है, दूसरा इसके अंदर बॉक्स शैडो आ जाए। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड तो है ही है। बॉक्स शैडो चाहिए। बॉक्स शैडो क्या होता है, 0 पिक्सल। ये किस लिए होता है, एक्स एक्सेस के लिए, ये होता है वाई एक्सेस के लिए, और ये होता है हमारा, ये किस चीज़ के लिए होता है, ये होता है ब्लर के लिए, कितना ब्लर होगा, और ये कलर होता है यानी किस कलर में आएगा। बात खत्म। यहाँ के रिलोड करते हैं। अब मैं देखिए नीचे आ रहा हूँ, अब देखिए ये फिक्स्ड हो गया। ऊपर जाऊँगा ये वापस अपनी वही कंडीशन में चला जाएगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो देखिए ये गायब हो गया, और जैसे मैं 80 पिक्सल से नीचे आऊँगा ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा डायनामिक चीज़ थी, ये भी एक समझदार, मतलब समझने के लिए काफ़ी है। अब हम चलेंगे रेस्पॉन्सिव की तरफ। रेस्पॉन्सिव कोडिंग हम कैसे करते हैं, देखिए मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं रेस्पॉन्सिव के लिए एक अलग CSS की फ़ाइल बनाता हूँ। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप रिस्पॉन्सिव के लिए एक अलग CSS की फ़ाइल बनाइए और इसको यहाँ पर आकर लिंक कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहीं CSS में आइए और अपने कोड में सबसे नीचे जाकर जो अब मैं कोडिंग इसके अंदर करूँगा responsive.css के अंदर, वो आप अपनी उसी CSS की फ़ाइल में नीचे कर सकते हैं। कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि नई फाइल ही बनाई जाए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव कोडिंग जो है वो हम स्क्रीन साइज़ के ऊपर करते हैं। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र में आइए, कंसोल आपका खुला ही हुआ होगा। आप यहाँ पे देखिए ये टॉगल डिवाइस टूल बार है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो हम डिवाइस पे क्या काम करते हैं, हम यहाँ से चेक करते हैं कि स्क्रीन कौन से स्क्रीन साइज़ पे हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, क्या हम लिखने वाले हैं, 992 पिक्सल। तो यहाँ पे आप टाइप करिए 992 पिक्सल, और ये देखिए 992 पिक्सल पे हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी। सब चीज़ें तो बिल्कुल ठीक जा रही हैं, कुछ चीज़ें जो चेंजेस दिखेगा हमको और जो चेंजेस करना है वो हम करेंगे। ठीक है, तो हम चेंजेस क्या करने वाले हैं, कंटेंट बॉक्स आप देख लीजिए। कंटेंट बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें गैप दिख रहा है, हमको इतना गैप इसमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गैप, और ये जो हमारा ईमेल एड्रेस है ये बहुत सारी चीज़ें छोटी दिख रही हैं। तो मैंने कहा कंटेंट बॉक्स जो था वो 50% कर दो, डिस्प्ले फ्लैग्स रहने दो, और फ्लैग्स कॉलम को सेंटर कर दो। हाँ, एक्चुअल में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ। आप देखिए यहाँ पर जो हमारा ये कंटेंट एरिया है ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, यानी बहुत छोटा हो गया है और गैप कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मुझे इसके गैप को कम करने के लिए मैं यहाँ पे कंटेंट बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा और इसकी विड्थ को 50% कर दूंगा, फ्लैग्स और ये सारी चीज़ें वही रखूँगा। हमने जो पैडिंग दी थी उस पैडिंग को थोड़ा सा कम कर दूंगा, मैं 40 पिक्सल दे दूंगा। मैंने पहले 80 पिक्सल दी थी, अब मैं 40 पिक्सल कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से खुला खुला दिखेगा। ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है तो ये ठीक रहता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारा इनपुट जो है, अगर मैं यहाँ से इनपुट का ये इतनी कोडिंग हटा दूँ, एक मिनट, क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्लोज नहीं था। तो मैं क्या करूँ, ये इनपुट की इतनी कोडिंग हटा देता हूँ। आप देखिए बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, तो मुझे इसकी विड्थ और हाइट ये सारी चीज़ें बढ़ानी है ना, और सबके लिए नहीं बढ़ानी है, मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज़ के लिए बढ़ानी है। इसलिए मैं मीडिया क्वेरी के अंदर ये कोडिंग कर रहा हूँ। तो मैं कंटेंट बॉक्स के अंदर से फॉर्म और इनपुट को सेलेक्ट करूँगा और इनपुट और टेक्स्ट एरिया दोनों को ही 100% कर दूंगा, ताकि ये जो है बड़ा दिख जाए। उसके बाद मैंने बटन के अंदर कुछ करना है। बटन के अंदर क्या करना है भाई, अब ये जो वहाँ तक चला जाएगा तो ये बटन भी तो है, ये बटन क्या करेगा, ये बटन तो यहीं पर रहेगा। ये बटन तो यहीं पर रहेगा। तो मैंने क्या करा भाई, जो लेफ्ट से मैंने ऑटो दी थी वो तो ऑटो ही रहे, ऑटो हो जाए, और जो मैंने राइट से इतना जो 120 पिक्सल मार्जिन दे दी थी वो 0 हो जाए, जिससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। इससे ज़्यादा हमें इस स्क्रीन साइज़ पे कोई भी काम नहीं करना है। अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर दूसरा स्क्रीन साइज सेलेक्ट करिए 768। ये क्या होता है, बेसिकली ये टैबलेट के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पे मामला बिगड़ना थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो यही आपको दिख गया होगा बिगड़ गया,
उसके बाद नीचे की चीज़ें बिगड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 768 नाम से मीडिया क्वेरी बनाएंगे, @media query मैक्स विद ये। ठीक है, मैंने कमेंट दे दिया पता करने के लिए कि ये स्टाइल यहाँ पे टैबलेट की स्टाइलिंग है। सबसे पहले हम इमेज बॉक्स के अंदर की इमेज को, क्योंकि इमेज हमारी बहुत ज़्यादा छोटी दिख रही है, मैं नीचे के सारे एरिया को रिमूव करता हूँ। इमेज मेरी जो बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है, क्योंकि मैंने इमेज को जो है 80% दिया था, तो मैं इमेज को बड़ा करूँगा। ये देखिए काफ़ी छोटी है, तो मैं इसको इंटर करूँगा और ये हमारी बड़ी हो गई, तो अब ये थोड़ा सा अच्छी दिख रही है। उसके बाद का हम एरिया देखते हैं। फिर हम हीरो के H1 को पकड़ेंगे। हीरो का H1 कहाँ पर है, ये है, यहाँ से मामला बिगड़ा है ना, तो यहीं से पकड़ते हैं, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड को हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, भाई हमें वाइट अब नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के बाद क्या होगा, इसकी फॉन्ट साइज़ कुछ ज़्यादा ही होती है, हमने वहाँ पे फॉन्ट साइज़ कुछ ज़्यादा ही दी थी, मतलब कुछ ज़्यादा यहाँ पे कम दी थी, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा जिससे ये इस तरीके से दिखेगा। अब जो कि ये क्या है ना, मैंने पहले ही बताया ब्लैक में ये अच्छा नहीं दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को वाइट कर देंगे और टेक्स्ट शैडो दे देंगे। टेक्स्ट को वाइट करके टेक्स्ट शैडो इसलिए देंगे ताकि ये सही तरीके से दिखे, बाकी हमें इसमें और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मामला बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मामला क्या बिगड़ा हुआ है, सबसे पहले रिसेंट पोस्ट सेक्शन की विड्थ को हम 95% दे देंगे। हमने पहले 80% करा था, अब 95% कर देंगे इसको, जिससे ये थोड़ा सा खुल जाए। उसके बाद हमारे जो आइकन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, तो इन आइकन्स की भी फॉन्ट साइज़ को हम कम कर देंगे। तो मैं रिलोड करता हूँ, आप देखिएगा फॉन्ट साइज़ कम हो गया है, प्लस यहाँ पे ये आराम से खुल गई हैं। फिर आप और स्क्रीन साइज़ को छोटा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखिए मोबाइल का 576, तो 576 पिक्सल पे ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है, और यहाँ पे हमें कोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल को स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो हीरो पे आते, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मार्जिन बॉटम जो है वो हमने अगर ज़्यादा दी है, वैसे 50 पिक्सल ही दी है, तो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल रहने देता हूँ। हीरो के अंदर क्या करूँगा, फॉन्ट साइज़ काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो मैं 3.3 RM कर दूंगा, जिससे ये है छोटा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये अब सही तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में क्या है, जो मैंने हाइट दी थी, क्योंकि भाई सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो है हमारा, हाँ इस तरीके से दिख रहा होगा, तो भाई मुझे ये काम करना है, इसमें लेफ्ट राइट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रो में दिखे, मतलब टॉप बॉटम दिखे। तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा, इसीलिए मैंने फ्लेक्स बॉक्स दिया था, ताकि मैं अच्छी तरीके से इसको अरेंज कर सकूं। तो आप देखिए ये ऊपर नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैंने हाइट जो है 400 पिक्सल वहाँ दी थी, आपको याद हो, तो हाइट यहाँ पे 400 पिक्सल दी थी, लेकिन अगर यहाँ पे हम ऊपर नीचे करेंगे तो हाइट तो हमको ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए हाइट को हम ऑटो कर देंगे कि भाई काम करो, कंटेंट जितना हो उसी के अकॉर्डिंग हाइट रख लो। मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल दे देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ब्लॉग में आते हैं। ब्लॉग में मैंने क्या करा है, इमेज बॉक्स जो है हमारा, इसको 100% और मार्जिन टॉप 100% और हाइट भी दे देंगे, क्योंकि इमेज जो है वो हमारी बहुत बड़ी है। यहाँ से मैं अगर इमेज को ऐसे करता हूँ तो आप देखिएगा इमेज बहुत बड़ी है। ठीक है, तो मैं एक हाइट दे देता हूँ इमेज को, जिससे हमारी इमेज एक पर्टिकुलर मतलब साइज में दिखे यार। नीचे आके मैं ब्लॉक पर जाता हूँ। ब्लॉक पर मैंने क्या करा है, उसके बाद मैंने कंटेंट बॉक्स पे कुछ थोड़ा सा काम करा है, उसको देख लेते हैं। कंटेंट बॉक्स को भी 100% दे दिया, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दे दिया, ताकि ये इससे थोड़ा सा नीचे दिखे। कॉन्टैक्ट पे मैंने काम करा है। कॉन्टैक्ट पे क्या देखा, काम करते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट में मैंने क्या करा है, मार्जिन टॉप दे दी है। ठीक है, मार्जिन टॉप यहाँ से आप दे देंगे, मार्जिन बॉटम भी दे दिए ताकि इसके नीचे से मार्जिन दिखे। डिस्प्ले फ्लैक्स, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है। हाइट ऑटो रखी है, क्योंकि भाई हाइट हमने डिफाइन करी थी वहाँ पर। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, ताकि ये दोनों एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे दिखें। ओके, अब आते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट में भी आप समझ सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, समझने की बात है। पोस्ट तो आपको दिख ही जाएगा। भाई मैंने जहाँ पे फ्लैक्स दिया था, फ्लैक्स
डायरेक्शन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो रो में होता है, यानी एक दूसरे के अगल बगल दिखता है कंटेंट। फ्लेक्स डायरेक्शन आप वहाँ पे जाकर क्या कर दीजिए, कॉलम कर दीजिए। वो कॉलम कब करना है आपको, मीडिया क्वेरी के अंदर करना है। मीडिया क्वेरी मैक्स विद 768 पिक्सल। ये क्या करेगा, जब 576 पिक्सल पे ये आएगा तो हमारा ये जो है ये एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। कुछ चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। अरेंज कैसे करनी पड़ेंगी, ये जो हमारा, हाँ नीचे आता हूँ। आर पोस्ट को जो है हमने क्या दिया था, आपको याद हो, हमने आर पोस्ट को 30% विथ दी थी। तो 30% विथ तो इस तरह से दिखेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी विथ को बढ़ाना पड़ेगा। विथ 80% कर दीजिएगा जिससे ये थोड़ा सा फुल दिखे। 80% ही करिएगा ताकि ये अगल बगल से कंजेस्ट। 100% कर देंगे तो क्या होगा, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 80% चाहिए ताकि थोड़ा सा लेफ्ट राइट से गैप दिखे। उसके बाद क्या होगा, अभी जो एक दूसरे के नीचे आएंगे ना, जब एक दूसरे के नीचे आएंगे तो देखिए ये कंजेस्टेड हुए जा रहे हैं। तो मुझे भाई एक काम करो, मार्जिन बॉटम दे दो कि एक दूसरे से नीचे थोड़ा सा गैप आ जाए। तो यहाँ देखिए गैप है, ये गैप थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाकी मैंने क्या करा है, बाकी सारी चीज़ें वही है। इमेज की विड्थ और हाइट तो मैंने दी ही थी, इसका भी मैंने मार्जिन पैडिंग दिया था। इसमें मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया है। फुटर में आके मैंने वही काम करा है। क्या काम करा है भाई, जो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन था वो बाय डिफॉल्ट रो था, हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जिससे वो एक दूसरे के नीचे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स स्टार्ट क्यों दिया है लाइंग आइटम्स, क्योंकि ये जो है बाय डिफॉल्ट सेंटर में जा रहा है। देख सकते हैं आप, सेंटर में जा रहा है। फ्लेक्स स्टार्ट देने का मतलब होता है ये यहाँ से दिखाई देगा, लेफ्ट से दिखाई देगा हमारा कंटेंट। हाइट हमने दी है क्योंकि मेरे दोस्त हाइट जो ना दें तो ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैंने हाइट दी है। ओके, उसके बाद मैंने पैडिंग लेफ्ट इसलिए दी है ताकि ये बिल्कुल लेफ्ट से ना दिखे। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, आप देखिए ये बिल्कुल लेफ्ट से दिख रहा है, तो मैंने कहा भाई पैडिंग लेफ्ट, यानी लेफ्ट से थोड़ी सी दूरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने जो कि वहाँ पर क्या करा था, मैंने इसको चेंज कर दिया था, 15 पिक्सल कर दिया था। तो मैंने कहा वापस आकर ये 30 पिक्सल हो जाए। अगर आपको इतना छोटा अच्छा लग रहा है तो आप इतना ही रहने दीजिए, 15 पिक्सल रहने दीजिए। अदरवाइज मुझे 30 पिक्सल करना है, यहाँ पे 30 पिक्सल हो गया। ये हमारी कोडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। ओके, और ये हमारी वेबसाइट जो है तैयार हो गई। ये बेसिक सी वेबसाइट थी, बहुत लंबी वीडियो हो गई। आपको समझाना था, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाना था। कोड की बात रही, कोड आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे गिटहब पेज की लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब फाइनल बात, जो हर यूट्यूबर कहता है, यार देखो ऐसा है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। और इसी तरीके से और वीडियो चाहिए तो तुम एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाला बटन दबा दो, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें। ये तो मेरे देखो चैनल अभी बहुत छोटा सा चल रहा है, मतलब अभी स्टार्ट करा है रिसेंटली, 2-3 वीडियो ही पड़ी होंगी इस चैनल पर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चैनल पर पूरी तरीके से एक काम करने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट बेस ही वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब वेबसाइट बनाकर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने वेबसाइट बनाई, क्योंकि मैं जो हूँ एक स्टूडेंट हूँ वेब प्रोग्रामिंग का, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। तो क्या है कि मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, कुछ चीज़ें बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ आपको भी सिखा दूँ, और क्या मैं सीख रहा हूँ वो आपको सिखाता चलूँ, तो आप भी मेरे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएँ। ठीक है, वैसे मैं CSS और जावास्क्रिप्ट में थोड़ा, मतलब CSS में थोड़ा सा वीक हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट और PHP मुझे अच्छी तरीके से आती है। तो स्टाइलिंग मेरी थोड़ी सी वीक होगी, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बाकी जावास्क्रिप्ट में आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें और PHP में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलने वाली हैं इस चैनल पर। चैनल का नाम प्रोग्रामर अरशद है, चैनल को बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स से फ़ायदा उठाइए। और प्रोजेक्ट की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आपको कोड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो इसलिए देखिए कि आपको वीडियो समझनी है। ओके, तो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स।